जिम साइमंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो या तो आप एक फेयरली नए ट्रेडर हो या तो आपने रिसर्च ही नहीं की है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर्स के बारे में। सो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता, इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर पता लग जाएगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इनका जो CAGR था 30 ईयर करियर पीरियड में 66% के ऊपर था। सो आई एम प्रिटी श्योर आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड होंगे जिम साइमंस की स्टोरी के बारे में जानने के लिए। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसे ही आपने लाइक बटन को दबा दिया है एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दिया है। सो गाइस, जिम साइमंस के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। फर्स्टली तो हम ये जानेंगे कि इनकी अर्ली लाइफ कैसे रही थी, कैसे ये ट्रेडिंग में आए, इन्होंने क्या क्या किया ट्रेडिंग में आने के पहले, एंड ऑब्वियसली हम ट्रेडिंग की जर्नी की इनकी शुरुआत कैसी हुई इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड पॉसिबली इसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन से स्ट्रैटेजीज जो हमें सोर्सेज से पता चला है, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील हुई है इनके बारे में, बहुत ही सीक्रेटिव रहते हैं ये, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए वेरी क्विकली शुरू करते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में जानना। सो गाइस, ये 1938 में एक जूइश फैमिली में पैदा हुए थे एंड इनको बचपन से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड था। सो हम जैसे बोलते हैं ना कि ये गिफ्टेड है, जैसे कि अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेसी जो है वो बहुत ही प्योरली टैलेंटेड है एंड वो गिफ्टेड है, बचपन से ही कुछ गिफ्ट मिला हुआ है उसको फुटबॉल खेलने का एंड वो बहुत अच्छा फुटबॉल बचपन से ही खेलता था, राइट। सो वैसे ही जिम साइमंस के लिए भी माना जाता है कि ये मैथ्स में उनको इतना इंटरेस्ट था एंड काइंड ऑफ एक स्किल था जो ऑलरेडी वो अक्वायर करके आए थे इस दुनिया में एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो जब भी उनके पेरेंट्स देखते थे 3 साल के 4 साल के, जब भी जिम साइमंस थे, उनके पेरेंट्स ये देखते रहते थे कि वो इतने छोटे एज में भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स फॉर्मूलाज ट्राई आउट करते रहते थे इवन सक्सेसफुली। सो ऑलरेडी बचपन से ही इनको मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे जैसे ये बड़े हुए और इन्होंने अपने बेसिक स्टडीज़ जो है उनको कंप्लीट किया, पेरेंट्स का हमेशा से ये मन था कि वो एक डॉक्टर बने, यानी जिम साइमंस को वो एक डॉक्टर बनाना चाहते थे बिकॉज उनके फैमिली में ही काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स थे। तो इन्होंने बोला चलो मेरा बेटा भी बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है, राइट। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, जिम साइमंस को डॉक्टर नहीं बनना था। सो इन्होंने क्या किया, इनफैक्ट इन्होंने मैथमेटिक्स में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की एंड इन्होंने डिसाइड किया कि ये MIT जाएंगे मैथमेटिक्स को और भी पढ़ने के लिए। इन्होंने जो अपने मैथमेटिक्स की डिग्री है वो बहुत ही सक्सेसफुली पास की, थोड़े फेलियर्स के बाद, थोड़ा सा फेलियर्स डेफिनेटली इनको हुआ था, बट आफ्टरवर्ड्स इन्होंने अपने डिग्री को काफ़ी अच्छे से पास किया MIT में एंड उसके बाद इनको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हार्वर्ड में एक प्रोफेसर बनने के लिए। एंड इनके स्टूडेंट्स भी थे वो काफ़ी इनको पसंद करते थे बिकॉज उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था वो काफ़ी सिंपल था। सो जब भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स रहते थे ये हमेशा अवेलेबल रहते थे एंड बिल्कुल ऐसे ही बात करते थे कि जैसे वो खुद भी एक स्टूडेंट हो एंड वो सिर्फ एक दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है एक सब्जेक्ट में वो बहुत इजीली कन्वे कर सकता है उस सब्जेक्ट की चीजें। थोड़े सालों बाद क्या हुआ, अराउंड 1964 में इनको IDA से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस। इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली एक कोड ब्रेकर जैसे काम करने के लिए एंड उस समय पे कोल्ड वॉर चल रही थी तो वहाँ पर सोवियत जो स्पाइस थे उनके जो कोड्स का जो एक्सचेंज होता था एक दूसरे में, इसको क्रैक करने के लिए जिम साइमंस को हायर किया गया था बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एल्गोरिदम्स के बारे में जानते थे, मैथ्स इन्होंने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इनका एक बेस बनना शुरू हो गया ट्रेडिंग का। बिकॉज क्या हो रहा था यहाँ पर, ये जो ट्राई कर रहे थे कोड्स को क्रैक करने का, इनको काफ़ी बार एक पैटर्न देखने को मिलता था कोड्स में एंड फाइनली जाके इन्होंने बहुत सारे कोड्स जो है स्पाइस के, सोवियत स्पाइस के क्रैक कर लिए थे। तो यहाँ पर इनका एक बेसिस बनते जा रहा था ट्रेडिंग में, जो वो आगे जाके इतने बहुत ही बड़े बिलियनर एंड स्मार्ट ट्रेडर बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो कोड्स को क्रैक करते थे, जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न्स उनको देखने को मिलते थे, तो यहाँ पर एक पैटर्न रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्बाइब होने लग गया जिम साइमंस में। सो चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कैसे है। सो
सो इनको ऑलवेज कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा था मार्केट्स में, एंड ये क्या करते थे स्पेयर टाइम में इनकी जॉब के साथ, IDA में जो जॉब था, इंस्टीट्यूट डिफेंस एनालिसिस, इनमें इसके साइड में आप फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करते रहते थे। इनका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, एंड जैसे मैंने आपको बताया इस जॉब पे भी वो क्या करते थे, काइंड ऑफ पैटर्न रिकग्निशन, मॉडल्स बिल्ड करना, ये सब ही उनका काम था। कोड ब्रेक करना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला उनको दिया जाता था, इसको कैसे ना कैसे उनको ब्रेक करना था। तो ये चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई करने की कोशिश की साइड बाय साइड। यानी उनका जॉब तो चल ही रहा था, इन्होंने क्या क्या फैक्टर्स यूज किए। फर्स्टली इन्होंने प्राइस वॉल्यूम एज वेल एज वोलेटिलिटी का यूज किया कोई मॉडल्स बिल्ड करने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स लेने के लिए, क्योंकि यहां पर उनको कुछ ना कुछ पैटर्न नजर आया यहां पर कि अगर मैं प्राइस वॉल्यूम और वोलेटिलिटी को थोड़ा सा जोड़ दूं एंड यहां पर अगर मुझे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो मे बी स्टॉक मार्केट में मैं भी ट्रेड कर सकता हूं। 1960 में इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्टिव थ्योरी यूज करना शुरू किया, जो आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत ही एक की इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, which is once again predictive theory. So 1960 में ये one of the first people थे जो predictive theory को स्टॉक मार्केट्स में यूज करना इन्होंने शुरू किया था, आप बोल सकते हो। थोड़े समय बाद 1968 में एग्जैक्टली क्या हुआ, IDA से इनको फायर कर दिया गया था फॉर सम रीजन, एंड इन्होंने क्या बोला कि चलो मैं अपने पुराने जॉब पे वापस चले जाता हूं एंड साइड बाय साइड में मार्केट्स पे तो काम करते ही रहूंगा एंड ये तो चलता ही रहेगा, राइट। सो 1968 में वंस अगेन इन्हें फायर किया गया था IDA से, एंड वो क्या किए, वो टीचिंग जॉब में फिर से चले गए। इस टाइम पर अराउंड वो 30 ईयर्स के थे एंड 10 साल तक इन्होंने अपना टीचिंग जॉब ही चालू रखा था। साइड बाय साइड ये मार्केट्स पे तो काम करते ही जा रहे थे, एंड यहाँ पर इन्होंने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने में लेके आ गए, एंड एट द एज ऑफ 40 अराउंड 1978 को इन्होंने अपना फर्स्ट हेज फंड चालू किया जिसका नाम था मोनोमेट्रिक्स। इन्होंने क्या किया, एक और दोस्त को भी इनवाइट किया जो IDA में इनके साथ काम करते थे, ताकि ये साथ में हेज फंड को चालू कर पाए, बिकॉज उनको पता था कि IDA में बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका मानना ये था वेरी स्ट्रांगली कि इंटेलिजेंट पीपल से अगर आप सराउंडेड होगे तो जो आपका रिजल्ट है वो भी काफी अच्छे से पॉजिटिव निकल सकता है। एंड इनको जो हेज फंड शुरू करनी थी वो डेफिनेटली उनको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए इन्होंने एक दूसरे दोस्त को IDA में जो काम करता था उसको भी इनवाइट कर लिया जैसे ही ये हेज फंड शुरू हुआ। इन्होंने साथ मिलके बहुत ही एक अच्छा मॉडल बना दिया एंड बहुत ही अच्छे से इन लोग पैसे कमाने लग गए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते करते। तो साथ में बहुत ज़्यादा ही इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए एज प्रॉफिट्स, एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ सेलिंग। थोड़े समय बाद इन्होंने क्या सोचा कि एक नया एल्गोरिदम पे काम करते हैं, नए मॉडल पे काम करते हैं, एंड एक सेपरेट हेज फंड शुरू करते हैं जिसका नाम था लिमरॉय। तो यहाँ पर जो हम मोनोमेट्रिक्स की बात कर रहे थे उसका अभी नाम क्या है, रेनेसांस टेक्नोलॉजीज या रैंटेक। तो इन्होंने उस समय पे दूसरा जो हेज फंड चालू करने की कोशिश की, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लिमरॉय। एंड लिमरॉय में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल्स यूज किए जा रहे थे, थोड़े से डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज किए जा रहे थे, पर एक बात इसमें डिफरेंट थी रैंटेक से। रैंटेक काफी प्रॉफिटेबल तो चल ही रहा था, बट लिमरॉय जो है उसके जो मॉडल्स थे या उसके जो एल्गोरिदम्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये एवरी सिंगल डे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इवन ट्रेडिंग को छोड़ना भी एक कॉन्टेम्पलेट किया, बिकॉज इतनी ज्यादा लॉसेस हो गए थे। सो डेफिनेटली इनको पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो टेम्परेरी टाइम के लिए ही हॉल्ट कर दिया था, एंड इन्होंने अपने एल्गोरिदम्स को और भी फाइन ट्यून करने की कोशिश की, जो मॉडल्स है उसको और भी बेटर करने की कोशिश की। इसी समय पे जो मोनोमेट्रिक्स था, इन्होंने मोनोमेट्रिक्स का नाम चेंज किया रेनेसांस टेक्नोलॉजीज पर, एंड ये और भी मेहनत करने लग गए एंड न्यू मॉडल्स बिल्ड करने में लग गए। इन्होंने बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट किया एंड कंप्यूटर को इन्होंने फीड किया ताकि जो उनका मॉडल था वो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर पाए स्टॉक मार्केट्स के मूवमेंट्स को हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करके। इसी समय के आसपास इन्होंने जेम्स एक्स को भी हायर किया, जो वंस अगेन बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल प्रूव हुए थे इनके ट्रेडिंग करियर में एंड इनके हेज फंड के लिए भी। जिम साइमंस ने क्या किया, एक और हेज फंड शुरू की जेम्स एक्स के साथ, जिसका नाम था मेडालियन फंड। ये सारे जो फंड्स थे जैसे कि हमने बात किया वो रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के अंडर ही थे, राइट। सो जैसे कि मेडालियन फंड या लिमरॉय फंड जो हमने बात किया, ये दोनों फंड्स रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के अंडर ही आते हैं।
तो यहाँ पर जो नया हेज फंड था जो यहाँ पर मेडालियन फंड था जेम्स एक्स के साथ जो जिम साइमंस ने शुरू किया था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया एंड सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग हेज फंड हो गया इनके रेनेसांस टेक्नोलॉजीज में। तो यहाँ पर ये एक काइंड ऑफ गोल्डन पीरियड था बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट्स भी आते जा रहे थे एंड इन्वेस्टर्स भी खुश होते जा रहे थे। इसी वजह से और भी इन्वेस्टर्स आ रहे थे, और भी पैसे आ रहे थे, और भी प्रॉफिट्स आ रहे थे एंड इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहा था। वंस अगेन इसी समय के आसपास एक और हायर किया इन्होंने, एक और पर्सन को हायर किया जिसका नाम था रॉबर्ट मर्सर। इन्होंने क्या किया, इनके जो एल्गोरिदम्स में या मॉडल्स में थोड़े से बग्स थे उनको निकालने की कोशिश की, जिसके वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो गई और इनके जो प्रॉफिट्स थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए एंड दिस इज हाउ दे स्टार्टेड जनरेटिंग ओवर 66% रिटर्न्स। एंड जिम साइमंस ने अपने 30 ईयर्स के करियर में ऐसे ही 66% का CAGR अचीव किया। सो आपको देखने को मिला कि कैसे स्टार्टिंग में इनको थोड़े से फेलियर्स देखने को मिले जब भी वो पढ़ाई कर रहे थे तभी भी, एज वेल एज जब भी इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबली, तभी भी लीमरॉय फंड में इनको बहुत लॉसेस देखने को मिले एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने डेफिनेटली रोका नहीं अपने आप को, इन्होंने और भी अपने दोस्तों को हायर किया एंड देखा कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते थे उनके सिस्टम को एंड फाइनली रॉबर्ट मर्सर एंड जो जेम्स एक्स थे, इनकी वजह से जो मेडालियन फंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया एंड कैसे इन्होंने 66% CAGR पाया, ये इसके बारे में हमने बात कर ली। एंड जो स्ट्रैटेजीज थे, स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। स्ट्रैटेजीज ये माना जाता है कि वो मीन रिवर्जन की स्ट्रैटेजीज अपनाते थे। कुछ ही समय बाद मीन रिवर्जन का स्ट्रैटेजी काफी पॉपुलर हो गया था, इसी वजह से दूसरे फंड मैनेजर्स भी यूज कर रहे थे इस स्ट्रैटेजी को एंड जो ओवरऑल एज था स्ट्रैटेजी का, ओवरऑल रिटर्न्स थे वो काफी कम हो गए थे। एंड इसके बाद इन्होंने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज अपनाना शुरू किया एंड दैट इज हाउ दे वर्कड। सो यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.